प्रस्तुत है पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट, भाग 1, अध्याय 2, मस्तिष्क की इच्छा। जूलियो की आदत का फंदा। सुल्ज के लिए सबसे दिलचस्प बात यह थी कि जैसे जैसे यह प्रयोग आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे इसमें बदलाव आ रहे थे। प्रयोग को बार बार दोहराने के चलते जूलियो इन क्रियाओं में माहिर होता जा रहा था, जिसके चलते इस व्यवहार से बनी उसकी आदतें दृढ़ होती जा रही थीं। अब जूलियो का दिमाग जामुन के रस की उम्मीद करने लगा था। सुल्ज ने पाया कि नली में रस आने से पहले स्क्रीनिंग पर रेखाओं को देखते ही जूलियो के दिमाग में मुझे इनाम मिला है का पैटर्न उभरने लगता है। अब जूलियो जामुन का रस मिलने से पहले ही इनाम प्राप्ति की प्रक्रिया देने लगा। मुझे इनाम मिला। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्क्रीनिंग पर दिखाई जाने वाली रेखाएं न सिर्फ लीवर खींचने के लिए बल्कि जूलियो के दिमाग में आनंद का एहसास जगाने का इशारा भी बन गई। स्क्रीनिंग पर पीली लाल रेखाएं दिखाई देते ही जूलियो इनाम की अपेक्षा करने लगा था। इसके बाद सुल्ज ने अपने प्रयोग में कुछ बदलाव किए। पहले लीवर खींचते ही जूलियो को रस मिल जाता था, लेकिन अब हर बार ऐसा नहीं होता था। कभी कभी रस जरा देर से आता और कभी कभी उस रस में इतना पानी मिला होता कि उसकी मिठास कम होती। कई बार तो जूलियो पूरा प्रयोग ठीक से करता था, इसके बावजूद उसे रस नहीं दिया जाता था। जब रस बिल्कुल नहीं आता या देर से आता या फिर पानी मिला होने के कारण कम मीठा होता तो जूलियो नाराज हो जाता। वह मुंह फुलाकर अलग अलग तरह की आवाजें निकालता और अपनी नाराजगी जाहिर करता। इसके बाद सुल्ज ने पाया कि जूलियो के दिमाग में नए पैटर्न का निर्माण हो गया है और यह पैटर्न है इच्छा का। जब जूलियो रस की उम्मीद करता और उसे रस नहीं मिलता तो उसके दिमाग में इच्छा और निराशा से जुड़ा एक नया पैटर्न बनने लगता। इशारा नजर आते ही जूलियो के दिमाग में रस मिलने अपेक्षा के कारण आनंद का संचार होने लगता, पर फिर जब रस नहीं मिलता तो यही आनंद इच्छा में तब्दील हो जाता। जब यह इच्छा शांत नहीं होती तो जूलियो के दिमाग में गुस्से और निराशा के भाव उभरने लगते। अन्य प्रयोगशालाओं में भी शोधकर्ताओं को ऐसे ही परिणाम मिले। बंदरों को इस प्रकार प्रशिक्षित किया गया कि जैसे ही उन्हें स्क्रीनिंग पर रेखाएं दिखाई देती वे फौरन रस मिलने की उम्मीद करने लगे। फिर बंदरों का ध्यान बांटने की कोशिश की गई, जैसे प्रयोगशाला का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाता था ताकि बंदर बाहर निकलकर अन्य बंदरों के साथ घुल मिल सके। प्रयोगशाला के किसी एक कोने में खाद्य पदार्थ रखे जाते थे ताकि अगर वे प्रयोग छोड़कर इधर उधर जाना चाहें तो जा सकें। जिन बंदरों में यह आदत दृढ़ता से विकसित नहीं हुई वे इन चीज़ों की ओर तुरंत आकर्षित हो जाते थे। ऐसे बंदर अपनी कुर्सी से उठकर कमरे के बाहर चले जाते और प्रयोगशाला की ओर एक बार मुड़कर भी नहीं देखते। उनमें रस प्राप्ति की इच्छा पैदा नहीं हुई थी, लेकिन जिन बंदरों में यह आदत दृढ़ता से विकसित हो गई उन्हें कोई भी लालच दिया जाए वे उसकी ओर आकर्षित नहीं होते थे। ये बंदर घंटों तक एकाग्रता के साथ स्क्रीनिंग की ओर देखते रहते और लीवर खींचते रहते। उन पर इनाम प्राप्ति की उम्मीद और इच्छा वैसे ही हावी थी जैसे किसी जुआरी पर पैसे हारने के बाद फिर से दांव लगाकर पैसे वापस जीतने की इच्छा हावी हो जाती है। इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता है कि आदतें इतनी प्रभावी क्यों होती हैं। आदतें न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका स्तर पर इच्छा पैदा करती हैं। कई बार यह इच्छा इतनी धीमी गति से पैदा होती है कि लोग लंबे समय तक इसके अस्तित्व से अनजान बने रहते हैं। परिणाम स्वरूप इसके प्रभाव ही लोगों की समझ में नहीं आते, लेकिन जब हम कुछ इशारों के साथ इनामों को भी जोड़ देते हैं तो हमारे अचेतन मन में इच्छा पैदा हो जाती है और आदत के नए फंदे का निर्माण होने लगता है। कॉर्नेल के एक शोधकर्ता ने जब इस बात पर गौर किया कि अलग अलग शॉपिंग मॉल में सिनबॉन बेकरी का स्टॉल किस स्थान पर खोला गया है, तब उसे समझ में आया कि खाद्य पदार्थों की गंध से कितनी प्रभावी इच्छा पैदा हो सकती है। अधिकतर खाद्य पदार्थ विक्रेता शॉपिंग मॉल में अपना स्टॉल फूड कोर्ट के अंदर ही लगाते हैं, पर सिनबॉन बेकरी जानबूझकर अपना स्टॉल अन्य खाद्य विक्रेताओं के स्टॉल से दूर लगाती है। इसके पीछे एक विशेष कारण है। दरअसल सिनबॉन के अधिकारी यह चाहते हैं कि दालचीनी के रोल्स की सुगंध बिना किसी अन्य गंध की मिलावट के या बिना किसी रुकावट के मॉल में खरीदारी कर रहे ग्राहकों तक पहुंचे, ताकि ग्राहकों के अवचेतन मन में इच्छा पैदा हो सके। इस तरह जब वह ग्राहक अन्य चीजों की खरीदारी करते करते आखिर में सिनबॉन के स्टॉल पर पहुंचता है
तो उसकी इच्छा इतनी तीव्र होती है कि उसका हाथ स्वतः ही उसके बटुए की ओर जाता है और वह फौरन दालचीनी के रोल्स खरीद लेता है। यहाँ आदत का फंदा इसलिए तैयार हो जाता है क्योंकि एक इच्छा पैदा हो चुकी होती है। सुल्ज कहते हैं, हमारे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं होता जो स्वादिष्ट डोनट्स का डिब्बा नजर आने पर हमें खाने के लिए उकसाए, लेकिन जब हमारे दिमाग को यह पता चल जाता है कि इस डिब्बे में कोई मीठा चीज या कार्बोहाइड्रेट वाली कोई अन्य चीज रखी है, तो हमारे अंदर उसका मीठा स्वाद लेने की इच्छा पैदा हो जाती है। हमारा दिमाग हमें डिब्बे की ओर बढ़ाता है और अगर इसके बाद भी हम मीठा ना खाएं तो हमारे अंदर निराशा का भाव पैदा हो जाता है। इससे बेहतर ढंग से समझने के लिए हम जूलियो का उदाहरण ले सकते हैं और यह देख सकते हैं कि उसके अंदर आदत कैसे विकसित हुई। सबसे पहले उसने कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ रेखाएं देखी, इशारा। कुछ समय बाद जूलियो को समझ में आया कि रेखाएं दिखने का अर्थ है कि उसे लीवर खींचना है। यह क्रिया करने पर जूलियो को इनाम के रूप में जामुन के कुछ रस की बूंदें मिली, इशारा। यह क्रिया करने पर जूलियो को इनाम के रूप में जामुन के रस की कुछ बूंदें मिली। यह साधारण प्रशिक्षण था, इशारा। नजर आने पर जब जूलियो के मन में जामुन का रस मिलने की इच्छा पैदा होती है तो आदत विकसित होने लगती है। एक बार इच्छा पैदा होने पर जूलियो स्वतः ही क्रिया करने लगता है। यह आदत सहज और स्वचालित होती है। जूलियो की आदत का फंदा। नई आदतें इस प्रकार विकसित होती हैं, इशारा, क्रिया और इनाम को एक साथ जोड़ा जाता है और फिर ऐसी इच्छा पैदा हो आदत का फंदा सक्रिय हो जाए। उदाहरण के लिए धूम्रपान की आदत। धूम्रपान करने वाले इंसान को जैसे ही इशारा मिलता है, यानी जैसे ही उसे सिगरेट की डिब्बी नजर आती है, उसका दिमाग निकोटीन की उम्मीद करने लगता है। सिगरेट पर सिर्फ एक नज़र पड़ते ही दिमाग में निकोटीन की इच्छा पैदा हो जाती है। अगर इसके बाद निकोटीन ना मिले तो यह इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि इंसान का हाथ स्वतः ही सिगरेट की ओर चला जाता है। इसी तरह ईमेल का उदाहरण ले लीजिए। जब आपका मोबाइल नया मैसेज मिलने से वाइब्रेट होता है तो आपका दिमाग क्षण भर में ही मन बहलाव की अपेक्षा करने लगता है जो नया ईमेल देखने से मिलता है। अगर यह अपेक्षा पूरी ना हो तो यह इतनी बढ़ जाती है कि फिर लोग ऑफिस में मीटिंग के दौरान भी मेज से नीचे छुपाकर मोबाइल पर आए मैसेज देखने लगते हैं, भले ही उन्हें अच्छी तरह पता हो कि इन सारे मैसेज में ऐसा कुछ भी नहीं खास है जिसे फौरन देखना जरूरी हो। जबकि अगर आप अपने मोबाइल को साइलेंट मोड में डाल दें और उसका वाइब्रेशन बंद कर दें तो यह इशारा हटते ही आप मोबाइल के बारे में सोचे बिना घंटों तक काम कर सकते हैं। वैज्ञानिकों ने शराब और धूम्रपान की लत के शिकार व अत्यधिक खाने वालों के दिमाग की जांच में पाया कि जब उनके अंदर कोई इच्छा बहुत गहराई तक बैठ जाती है तो उनके दिमाग का स्वरूप और उनके न्यूरोकेमिकल्स यानी तंत्रिका रसायन में बदलाव आने लगता है। मिशिगन यूनिवर्सिटी के 2 शोधकर्ता लिखते हैं कि हमारी कुछ शक्तिशाली आदतें व्यसनों जैसी प्रतिक्रिया पैदा करती हैं, जिससे हमारी इच्छाएं जुनून की हद तक जाने वाली इच्छा में तब्दील हो जाती हैं। ऐसी इच्छा के कारण हमारा दिमाग ऑटो पायलट मोड में चला जाता है, यानी स्वतः ही क्रियाएं करने लगता है। भले ही इज्जत, नौकरी, घर और यहाँ तक कि परिवार गंवाने की नौबत आ जाए, ये इच्छाएं हम पर पूरी तरह हावी नहीं हो सकती। अगले अध्याय में आप ऐसी प्रक्रियाओं के बारे में जानेंगे जिनकी मदद से हम इन प्रलोभनों को अनदेखा कर सकते हैं। पर आदत को नियंत्रित करने के लिए सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हमारी किस इच्छा से कौन सा व्यवहार सक्रिय होता है। जिस तरह शॉपिंग मॉल में खरीदारी करते करते लोग अनजाने में ही सिनबॉर्न बेकरी के स्टॉल में घुस जाते हैं, मानो उन्हें कोई अदृश्य शक्ति खींच रही हो, उसी तरह आप भी अपनी इच्छाओं के बारे में सजग न होने पर अनायास ही ऐसी चीजें करते हैं जो या तो आपके लिए हानिकारक है या गैर जरूरी। आदतों के निर्माण में इच्छा का महत्व समझने के लिए व्यायाम की आदत विकसित होने की प्रक्रिया पर गौर करना जरूरी है। सन 2002 में न्यू मैक्सिको स्टेट यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता जानना चाहते थे कि कुछ लोग आदतन व्यायाम कैसे करते हैं। इन शोधकर्ताओं ने ऐसे 266 लोगों का अध्ययन किया जिसमें से अधिकतर लोग सप्ताह में कम से कम 3 बार व्यायाम जरूर करते थे। इस अध्ययन से पता चला कि इसमें से कई लोगों ने बस मौज के लिए दौड़ना या वजन उठाना शुरू किया था। कुछ ऐसे भी लोग थे जिसके पास ऑफिस और घर के काम निपटाने के बाद हर रोज खाली समय बच जाता था, इसलिए उस समय ये लोग व्यायाम करने लगे।
इसके अलावा कुछ लोग ऐसे थे जो अपने जीवन में तनाव से निपटने के लिए व्यायाम करने लगे और जब तनाव नहीं रहा तब भी उन्होंने व्यायाम की क्रिया जारी रखी, जो धीरे धीरे एक आदत में तब्दील हो गई। व्यायाम की क्रिया जारी रखने के पीछे का कारण यह था कि इन लोगों में एक विशेष इनाम मिलने की इच्छा पैदा होने लगी थी। इनमें से 92% लोगों ने व्यायाम की आदत विकसित होने के कारण बताते हुए कहा कि उन्हें व्यायाम करने से अच्छा महसूस होता है। दरअसल व्यायाम करने से शरीर में एंडोर्फिन और अन्य न्यूरोकेमिकल्स यानी तंत्रिका संबंधी रसायन का संचार होता है और इन लोगों के अंदर इन न्यूरोकेमिकल के संचार की इच्छा पैदा होने लगी थी। एक अन्य समूह के 67 लोगों ने बताया कि व्यायाम करने से उन्हें कोई उपलब्धि हासिल करने जैसा अनुभव होता है। हर रोज कितना व्यायाम और उससे शरीर पर क्या फर्क नजर आया, इसका हिसाब रखने के कारण इन लोगों को नियमित रूप से उपलब्धि हासिल करने का अनुभव होता था। व्यायाम की क्रिया को आदत में तब्दील करने के लिए इतना इनाम काफी था। अगर आप हर रोज सुबह सुबह दौड़ने की आदत विकसित करना चाहते हैं तो अपने लिए एक आसान और स्पष्ट इनाम निश्चित कर लें। जैसे इशारे के लिए आप नाश्ते से पहले ही अपने जूते पहन लीजिए या फिर दौड़ने के लिए आप जो कपड़े पहनने वाले हैं उन्हें पहले ही बिस्तर पर निकाल कर रख लीजिए। वही इनाम के तौर पर आप दोपहर अपनी पसंदीदा चीज खा सकते हैं या यह हिसाब रखकर संपूर्णता का एहसास कर सकते हैं कि आप कितने मील दौड़े। इसके अलावा दौड़ने से आपके शरीर में होने वाला एंडोर्फिन का संचार भी एक स्पष्ट इनाम ही है। लेकिन अनगिनत अध्ययनों से यह साबित हो चुका है कि आदत विकसित करने के लिए केवल इशारा और इनाम ही काफी नहीं है। कोई भी नियमित क्रिया आदत में तभी तब्दील होती है जब आपके पास आपके दिमाग में इनाम हासिल करने की इच्छा जागती है। दौड़ने से शरीर में संचारित होने वाला एंडोर्फिन या संपूर्णता का अनुभव जब आपके दिमाग में इच्छा जगाता है तब आप स्वतः ही दौड़ने के लिए जूते पहनने लगते हैं। इशारे से न केवल नियमित क्रिया बल्कि इनाम हासिल करने की इच्छा भी सक्रिय हो जाती है। जब न्यूरोलॉजिस्ट यानी तंत्रिका विज्ञानी वोल्फ्राम शुल्ज ने मुझे यह बताया कि इच्छा कैसे पैदा होती है तो मैंने उनसे पूछा, क्या मैं आपको अपनी एक समस्या बता सकता हूँ? उन्होंने हामी भरते हुए कहा, हाँ पूछो। तब मैंने उन्हें बताया, मेरा 2 साल का बेटा है। जब मैं उसे खाने में चिकन नगेट्स या ऐसी ही कोई अन्य चीज खिलाता हूँ तो अनजाने में मैं खुद भी वही सब खाने लगता हूँ। यह मेरी आदत बन चुकी है जिसके चलते मेरा वजन भी बढ़ने लगता है। शुल्ज ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, हम सभी ऐसा करते हैं। शुल्ज के 3 बच्चे हैं, हालांकि वे सभी अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन जब भी वे छोटे थे तो शुल्ज भी इसी तरह अनजाने में बच्चों के भोजन में से कुछ निवाले खुद खा लेते थे। वे बताते हैं, एक तरह से देखा जाए तो प्रयोग के दौरान इस्तेमाल किए गए बंदरों में और हम में कुछ समानताएं हैं। जब भी हम चिकन या कोई तला हुआ खाद्य पदार्थ तो हमारे दिमाग में उसे खाने की इच्छा जाग जाती है। भले ही हमें भूख ना हो फिर भी हम वह खाना चाहते हैं क्योंकि हमारे दिमाग में उसकी इच्छा पैदा हो चुकी होती है। सच कहूँ तो मुझे तले हुए खाद्य पदार्थ पसंद नहीं हैं, लेकिन फिर भी उन्हें देखते ही मैं खुद को रोक नहीं पाता और कुछ एक निवाले खा लेता हूँ। ऐसी चीज़ें खाने से मेरे दिमाग की इच्छा तृप्त होती है और मेरे अंदर आनंद का संचार होने लगता है। यह सब थोड़ा अजीब है लेकिन आदतें ऐसे ही काम करती हैं। शुल्ज आगे बताते हैं कि इस मामले में मुझे तो कृतज्ञ होना चाहिए क्योंकि इसी प्रक्रिया के कारण मैंने बहुत सी अच्छी आदतें भी विकसित की हैं। मैं कड़ी मेहनत करता हूँ क्योंकि अपने शोध कार्य से मुझे गर्व महसूस होता है। मैं रोज़ाना व्यायाम करता हूँ क्योंकि इससे मुझे अच्छा महसूस होता है। मेरी इच्छा केवल इतनी ही है कि मैं अपने लिए और बेहतर आदतों का चुनाव कर सकूं। बिल्लियों वाली उस औरत से हुई निराशाजनक बातचीत के बाद डेक स्टिम्सन और उनकी टीम फेब्रिज को प्रसिद्ध बनाने के लिए पारंपरिक तरीके को छोड़कर कुछ नया ढूंढने में जुट गई। वोल्फ्राम शुल्ज ने बंदरों पर जो प्रयोग किया था वह उसी प्रकार के अन्य प्रयोगों की जानकारी इकट्ठा करने लगे। उन्होंने हार्वर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस को फेब्रिज के विज्ञापन मुहिम की मनोवैज्ञानिक जांच करने के लिए कहा। फेब्रिज को ग्राहकों के दैनिक जीवन का हिस्सा कैसे बनाया जाए, इसका एक संकेत ढूंढने के लिए उन्होंने असंख्य ग्राहकों से बातचीत की। एक दिन वे अमेरिका के स्कॉट्सडेल शहर के बाहरी उपनगर में रहने वाली एक महिला से बातचीत करने पहुंचे। करीब 40 वर्षीय इस महिला के 4 बच्चे थे। स्टिम्सन और उनकी टीम ने देखा कि इस महिला का घर साफ सफाई से चमचमा तो नहीं रहा था पर फिर भी साफ सुथरा था। शोधकर्ताओं को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस महिला को फेब्रिज बहुत पसंद आया था।
महिला ने बताया, मैं रोजाना फेब्रिज का उपयोग करती हूँ। सच? स्टीमसन ने आश्चर्य से पूछा। उसके घर को देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि यहाँ बदबू की कोई समस्या होगी, क्योंकि ना तो उस महिला के पास कोई पालतू जानवर था और ना ही उसके घर में कोई धूम्रपान करता था। स्टीमसन ने उस महिला से पूछा, आप फेब्रिज का उपयोग कब से कर रही हैं? आपके घर में ऐसी कौन सी बदबू आती है जिसे आप पीछा नहीं छुड़ा पा रही थीं? मैं फेब्रिज का उपयोग किसी बदबू को हटाने के लिए नहीं करती। दरअसल मेरे बेटे अभी किशोर अवस्था में हैं। ऐसे में यदि मैं उनका कमरा साफ ना करूं तो वहां से जेल जैसी बदबू आने लगती है। लेकिन फेब्रिज का उपयोग मैं इन बदबूओं को हटाने के लिए नहीं करती। मैं तो घर की सफाई के लिए इसे इस्तेमाल करती हूँ। बेटों के कमरे की सफाई के बाद मैं एक बार चारों ओर फेब्रिज स्प्रे छिड़क देती हूँ। सफाई के बाद फेब्रिज की खुशबू अच्छी लगती है, उस महिला ने स्टीमसन और उनके साथियों को बताया। उन्होंने उस महिला से पूछा कि क्या वह अगली बार घर की सफाई करते समय उन्हें घर का निरीक्षण करने की इजाज़त देंगी। महिला फौरन मान गई। इसके बाद उसने सोने के कमरे में जाकर बिस्तर ठीक किया, तकियों को फुलाया, चादरें ठीक की और फिर उन पर फेब्रिज छिड़क दिया। फिर उसने घर के सामने वाले कमरे में झाड़ू लगाया, बच्चों के जूते उठाकर एक ओर रख दिए, मेज ठीक की और फिर एक साफ सुथरी कालीन बिछाकर उस पर भी फेब्रिज छिड़क दिया। घर की सफाई निपटाने के बाद उस महिला ने स्टीमसन से कहा, फेब्रिज छिड़कने पर मुझे अच्छा महसूस होता है। इसकी खुशबू से ऐसा लगता है जैसे साफ सफाई की मेहनत के बाद कोई छोटा सा जश्न मना लिया हो। यह औरत जिस प्रकार फेब्रिज का उपयोग कर रही थी, स्टीमसन ने अंदाजा लगाया कि उसे हर 2 सप्ताह में फेब्रिज की नई बोतल खरीदनी पड़ेगी। पिछले कई सालों में P&G ने लोगों द्वारा अपने घर की सफाई के दौरान बनाए गए हजारों वीडियो टेप इकट्ठा किए थे। जब स्टीमसन और उनकी टीम के शोधकर्ता सिंसिनाटी वापस लौटे तो उनमें से कुछ ने वह शाम ये पुराने टेप देखने में गुजारी। अगली सुबह उनमें से एक सदस्य ने टीम को परफॉर्मेंस रूम में मिलने के लिए बुलाया और उन्हें एक टेप चलाकर दिखाई। इस टेप में एक 26 वर्षीय महिला अपने 3 बच्चों के साथ बिस्तर ठीक कर रही थी। उसने पहले चादर ठीक की और फिर तकिए फुलाए। कमरे से बाहर जाते समय उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उस शोधकर्ता ने उत्साह के साथ सभी से पूछा, क्या आपने देखा? इसके बाद उसने एक और टेप चलाई जिसमें एक महिला ने बिस्तर पर एक रंगीन चादर बिछाई, तकिए फुलाए और फिर अपने इस अच्छे काम को देखकर मुस्कुराई। शोधकर्ता ने फिर से कहा, ये देखिए। दोबारा वही प्रतिक्रिया। अगली टेप में एक औरत ने व्यायाम के कपड़े पहन रखे थे। उसने अपना रसोई घर साफ किया और फिर सुकून देने वाली एक व्यायाम में जुट गई। वह शोधकर्ता अपनी टीम के सदस्यों की ओर देखने लगा। देखा आप लोगों ने? उसने फिर से पूछा। उसने आगे कहा, ये सभी महिलाएं सफाई करने के बाद कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं जिससे उन्हें खुशी या आराम मिले। हम यह तरकीब अपना सकते हैं। अगर हम ग्राहकों से यह कहें कि फेब्रिज का उपयोग सफाई की शुरुआत में नहीं बल्कि अंत में करें तो? अगर हम फेब्रिज को एक ऐसी चीज़ के रूप में प्रस्तुत करें जिसका इस्तेमाल करना मज़ेदार है और इसे सफाई के बाद प्रयोग किया जाता है तो कैसा रहेगा? स्टीमसन के समूह ने एक बार फिर से परीक्षण किया। फेब्रिज के पिछले विज्ञापन बदबू हटाने पर केंद्रित थे, लेकिन अब कंपनी ने नए पर्चे छापे जिनमें खुली खिड़कियों से आ रही ताज़ा हवा के चित्र थे। कंपनी ने फेब्रिज के निर्माण के दौरान इसमें खुशबूदार तत्व की मात्रा बढ़ा दी ताकि फेब्रिज न केवल बदबू मिटाने वाला बल्कि एक बढ़िया खुशबू फैलाने वाला उत्पाद बन जाए। टीवी के लिए ऐसे विज्ञापन बनाए गए जिनमें औरतें अभी अभी ठीक किए बिस्तर और धुले कपड़ों पर फेब्रिज छिड़क रही हैं। फेब्रिज की पुरानी टैगलाइन थी, कपड़ों से बदबू हटाने के लिए, जबकि नई टैगलाइन थी, जीवन में खुशबू फैलाने के लिए। फेब्रिज में ये सभी नए बदलाव रोजमर्रा के जीवन में एक विशेष इशारे को संचालित करने के लिए किए गए थे। यह इशारा था कमरों की सफाई करना, बिस्तर ठीक करना और झाड़ू वगैरह लगाना। फेब्रिज को इन सभी इशारों के इनाम के रूप में स्थापित किया गया। सफाई की क्रिया के अंत में फेब्रिज छिड़कने से आने वाली खुशबू इनाम थी। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि हर नया विज्ञापन इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया कि ग्राहकों के अंदर यह इच्छा पैदा हो सके कि सफाई के बाद कोई चीज़ जितनी सुंदर लगती है, फेब्रिज के इस्तेमाल से वह उतनी ही खुशबूदार भी लग सकती है। मज़े की बात यह थी कि जिस चीज़ का निर्माण असल में बदबू को मिटाने के लिए किया गया था,
अब उसे उसके मूल उद्देश्य से बिल्कुल विपरीत बना दिया गया था। फेब्रिज गंदे कपड़ों से बदबू हटाने के बजाय अब साफ सफाई के बाद अच्छी खुशबू फैलाने के लिए उपयोग किया जा रहा था। नए विज्ञापनों के प्रदर्शन और ग्राहकों को नए ढंग से डिजाइन की गई बोतलें देने के बाद शोधकर्ता एक बार फिर उनके घर गए। इस बार उन्होंने पाया कि कुछ महिलाओं में फेब्रिज की खुशबू की इच्छा पैदा हो गई है। एक महिला ने बताया कि फेब्रिज की बोतल खत्म होने पर मैंने परफ्यूम को पानी में मिलाकर अपने धुले कपड़ों पर छिड़का। सफाई के बाद अच्छी खुशबू ना आए तो चीज़ें साफ नहीं लगती। स्टीमसन बताते हैं कि उस पार्क रेंजर महिला के अनुभव से साबित होकर हम गलत दिशा में मेहनत कर रहे थे। उससे बात करके हमें लगा था कि हम फेब्रिज के जरिए लोगों को उनकी समस्या का हल दे रहे हैं, लेकिन कोई भी इंसान आसानी से यह मानना नहीं चाहता कि उनके घर में बदबू की समस्या है। इसे देखने का हमारा दृष्टिकोण ही गलत था। किसी को भी बदबू से मुक्ति की इच्छा नहीं होती, पर 30 मिनट तक साफ सफाई की मेहनत के बाद हर कोई एक अच्छी खुशबू जरूर चाहता है। फेब्रिज की आदत का फंदा। सन 1998 की गर्मियों में फेब्रिज को एक बार फिर लॉन्च किया गया। अगले 2 महीनों के अंदर ही फेब्रिज की बिक्री 2 गुनी हो गई और अगले 1 सालों के अंदर ग्राहकों ने फेब्रिज पर $230 मिलियन खर्च कर दिए। तब से फेब्रिज ने ऐसे दर्जनों नए उत्पाद बाजार में उतारे, जैसे एयर फ्रेशनर, मोमबत्तियां, डिटर्जेंट पाउडर और रसोई के लिए स्प्रे आदि। इन सभी उत्पादों को मिलाकर P&G की बिक्री प्रति वर्ष $1 अरब हो गई। आखिरकार P&G ने अपने ग्राहकों को यह बताना शुरू कर दिया कि फेब्रिज न केवल अच्छी खुशबू फैलाता है बल्कि बदबू को भी हटाता है। स्टीमसन को पदोन्नति मिली और उनकी टीम को बोनस। उनका फार्मूला कारगर साबित हुआ। उन्हें आसान और सटीक इशारा मिला। इसके साथ ही उन्होंने एक स्पष्ट इनाम भी रखा। फेब्रिज की लोकप्रियता तब बढ़ी जब ग्राहकों में यह इच्छा पैदा की गई कि सब कुछ जितना साफ दिखता है उतना ही खुशबूदार भी हो सकता है। पेप्सोडेंट का विज्ञापन करने वाले महारथी क्लाउड हॉपकिंस कभी यह नहीं समझ पाए कि ग्राहकों में नई आदत विकसित करने के फार्मूले का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है इच्छा पैदा करना। अपने जीवन के आखिरी दौर में एक बार क्लाउड हॉपकिंस व्याख्यान देने के लिए दौरे पर निकले। विज्ञापन के विज्ञान पर आधारित नियम विषय पर उनके व्याख्यान हजारों लोग आते थे। क्लाउड हॉपकिंस अलग अलग मंचों पर खड़े होकर अपनी तुलना थॉमस एडिसन और जॉर्ज वाशिंगटन से करते थे और भविष्य के बारे में बड़े बड़े पूर्वानुमान लगाते थे। इन पूर्वानुमानों में हवा में उड़ने वाली गाड़ियों का जिक्र अक्सर होता था, पर अपने इन व्याख्यानों में हॉपकिंस ने कहीं भी इच्छा या आदत के फंदे के निर्माण में इच्छा या न्यूरोलॉजिकल यानी तंत्रिका संबंधी जड़ों की कोई बात नहीं की। MIT के वैज्ञानिकों और वोल्फ्रम शुल्ज ने अपने प्रयोग हॉपकिंस के 70 साल बाद किए थे। तो फिर इस महत्वपूर्ण जानकारी के बिना हॉपकिंस ने दांत साफ करने की इतनी बुनियादी आदत कैसे विकसित की? दरअसल बात ऐसी थी कि MIT और शुल्ज की प्रयोगशाला में जो शोध किए गए थे उनकी जानकारी न होने के बावजूद भी हॉपकिंस ने उन्हीं तत्वों का उपयोग किया था। हॉपकिंस ने अपने संस्मरणों में पेप्सोडेंट के अपने अनुभव को जितना आसान ढंग से चित्रित किया था, वास्तविकता उससे थोड़ी अलग थी। हॉपकिंस डींगे मारते हुए बताते थे कि कैसे उन्होंने दांतों के आवरण के रूप में सही इशारा खोजा था और वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिसने ग्राहकों को खूबसूरत दांतों का स्पष्ट इनाम दिया, जबकि यह सच नहीं था। वे इसके प्रवर्तक नहीं थे। उदाहरण के लिए पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले अन्य टूथपेस्ट के विज्ञापनों पर गौर करें। ये विज्ञापन उस समय के हैं जब हॉपकिंस ने पेप्सोडेंट पर काम शुरू भी नहीं किया था। डॉक्टर शेफील्ड की दांतों की क्रीम डेंटिफ्रीज का विज्ञापन देखिए, जिसमें लिखा था कि इसमें बहुत सी विशेष चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है ताकि आपके दांत पर मैल जमा होना रुक जाए और मैल की परत साफ हो जाए। यह विज्ञापन पेप्सोडेंट से बहुत पहले आया था। जब हॉपकिंस दांतों की देखभाल से जुड़ी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे थे, उसी समय बाजार में सैनिटॉल टूथपेस्ट का एक विज्ञापन आया जिसमें लिखा था,
आपके दांतों की सफेदी एक आवरण में छुपी हुई है। सैनिटॉल टूथपेस्ट मिनटों में यह आवरण हटाकर आपके दांतों की सफेदी लौटाता है। एक अन्य विज्ञापन में लिखा था, आपकी मुस्कान को सुंदर बनाने का राज आपके खूबसूरत दांतों में छिपा होता है। सुंदर लड़कियों के आकर्षक होने का राज भी उनके खूबसूरत चिकने दांत होते हैं। इसलिए एसएस व्हाइट उपयोग करें। पेप्सोडेंट के बाजार में आने के वर्षों पहले ही दर्जनों लोगों ने टूथपेस्ट के विज्ञापन में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया था। इन सभी विज्ञापनों ने ग्राहकों से उनके दांतों का मैल आवरण हटाकर इनाम के रूप में दांतों को खूबसूरत और सफ़ेद बनाने का दावा किया था, लेकिन उनमें से एक भी विज्ञापन को प्रसिद्धि नहीं मिली। फिर जब हॉपकिंस ने अपनी विज्ञापन मुहिम शुरू की तो पेप्सोडेंट की बिक्री बहुत तेज़ी से बढ़ी। आखिरकार इसके विज्ञापनों में ऐसा क्या खास था? हॉपकिंस की सफलता के पीछे भी वही कारण था जिसके चलते जूलियो नामक वह बंदर लीवर खींचता था और गृहिणियां बिस्तर और कपड़ों में फेब्रिक छिड़कती थीं। वह कारण है इच्छा। पेप्सोडेंट लोगों के अंदर इच्छा जगाने में सफल रहा। हॉपकिंस ने अपनी आत्मकथा में पेप्सोडेंट के निर्माण में इस्तेमाल होने वाली किसी भी चीज़ के बारे में एक शब्द तक नहीं लिखा है, लेकिन पेप्सोडेंट के पेटेंट के लिए दिए गए आवेदन पत्र में इस टूथपेस्ट के निर्माण की विधि दी गई है। कंपनी के रिकॉर्ड्स से भी कुछ दिलचस्प बातें सामने आई हैं। दरअसल पेप्सोडेंट को बनाने में सिट्रिक एसिड, पुदीने के तेल और कुछ अन्य रसायनों का इस्तेमाल किया गया था। ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि पेप्सोडेंट को आविष्कारक चाहते थे कि इस टूथपेस्ट के उपयोग के बाद लोग तरोताज़ा महसूस करें, पर इसका एक और परिणाम हुआ जिसका अंदाज़ा किसी को भी नहीं था। यह सारे पदार्थ ऐसे उत्तेजक हैं जिनसे जुबान और दांतों पर ठंडक और सिहरन का एहसास होता है। बाजार पर पेप्सोडेंट का प्रभुत्व था, अतः इसकी सफलता का राज जानने के लिए अन्य प्रतिस्पर्धी कंपनियों ने शोध करने शुरू कर दिए। इन शोधों में अनेक ग्राहकों की प्रतिक्रियाओं से पता चला कि यदि वे दांत साफ करना भूल भी जाएं, तो मुंह में ठंडक और सिहरन का एहसास न होने से उन्हें तुरंत अपनी गलती याद आ जाती है और फिर वह उसी एहसास को दोबारा पाने की अपेक्षा करने लगते हैं। लोगों में उस ठंडे एहसास की इच्छा पैदा होने लगती थी। जब तक दांतों पर ठंडक और सिहरन महसूस ना हो, तब तक लोगों को अपने दांत साफ नहीं लगते थे। इस लिहाज से क्लाउड हॉपकिंस दरअसल टूथपेस्ट नहीं था, एहसास बेच रहे थे। ग्राहकों में जब उस ठंडक और सिहरन की इच्छा पैदा होने लगी तो उन्होंने इस एहसास को दांतों की सफाई के साथ जोड़ दिया। इस प्रकार दांतों की सफाई लोगों के लिए रोजाना की आदत बन गई। अन्य कंपनियों को जब हॉपकिंस की इस तरकीब का पता चला तो उन्होंने भी इसे अपना लिया। अगले एक दशक के अंदर ही हर टूथपेस्ट में ऐसे तेल और रसायन मिलाए जाने लगे जिससे दांतों में सिहरन का एहसास हो। जल्द ही अन्य सभी टूथपेस्टों की तुलना में पेप्सोडेंट की खपत कम हो गई। आज भी बाजार में मिलने वाले लगभग हर टूथपेस्ट में ऐसे रसायन मिलाए जाते हैं जिनका केवल एक ही काम है, दांत साफ करने के बाद मुंह में सिहरन पैदा करना। पेप्सोडेंट की आदत का असली फंदा। ओरल बी और कैरेसेट किड्स टूथपेस्ट की ब्रांड मैनेजर रह चुकी टेसी सिनक्लेयर बताती हैं कि ग्राहक कोई ऐसा संकेत चाहते हैं जिससे उन्हें यह एहसास हो कि वे जिस उत्पाद का उपयोग कर रहे हैं वह सचमुच कारगर साबित हो रहा है। हम जामुन से लेकर ग्रीन टी तक किसी भी स्वाद का टूथपेस्ट बना सकते हैं। अगर उस टूथपेस्ट में सिहरन पैदा करने वाले पदार्थ मिलाए गए हैं तो लोगों को यह एहसास होता रहेगा कि उनके दांत साफ हो रहे हैं। दांतों पर टूथपेस्ट के कारगर साबित होने पर और उनके ठंडी सिहरन के एहसास का आपस में कोई संबंध नहीं है। यह तो बस ग्राहकों को इस बात का दिलासा देने के लिए है कि टूथपेस्ट दांतों पर वाकई कारगर है। इस साधारण से फार्मूले का इस्तेमाल करके हम सब मनचाही आदतें विकसित कर सकते हैं। जैसे अगर आप व्यायाम करना चाहते हैं तो सुबह उठते ही जिम्नेजियम जाने के लिए कोई सरल इशारा चुन लीजिए। साथ ही व्यायाम करने के बाद अपने लिए स्मूदी, फलों से बनने वाला गाढ़ा पेय का इनाम भी तय कर लें। इसके अलावा आप स्मूदी के बारे में या व्यायाम के बाद शरीर में होने वाले एंडोर्फिन के संचार के बारे में सोच भी सकते हैं।
इस तरह आप अपने अंदर इनाम की अपेक्षा पैदा कर लें। समय के साथ आपकी इच्छा के चलते हर रोज जिम्नेजियम जाना आसान हो जाएगा। क्या आप खान पान से संबंधित नई आदतें विकसित करना चाहते हैं? नेशनल वेट कंट्रोल रजिस्ट्री से जुड़े शोधकर्ताओं ने एक बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसमें 6000 से भी अधिक ऐसे लोग शामिल थे जिन्होंने 30 पाउंड से अधिक तक का वजन घटाया था। शोधकर्ताओं ने वजन घटाने में सफल रहे इन लोगों की खान पान की आदतों का अध्ययन किया, जिससे पता चला कि इनमें से 78% लोग रोज सुबह नाश्ता जरूर करते थे। नाश्ता ऐसा खाना होता है जिसका इशारा दिन के एक निश्चित समय में मिलता है। उनमें से अधिकतर लोग खान पान की आदतें सुधारने से वजन कम करने के कारण मिलने वाली किसी इनाम की कल्पना भी करते थे। जैसे एक महिला छरहरी होने के बाद खुद को उस बिकनी में देखती थी जो वह बहुत समय से पहनना चाह रही थी। इसी तरह कुछ लोग उस गर्व की अनुभूति की कल्पना करते थे जो वजन नापने की मशीन पर खड़े होने के बाद मिलेगा। उन लोगों ने सावधानी से ऐसे इनाम चुने थे जो वे सचमुच पाना चाहते थे। फिर वे उस इनाम को प्राप्त करने की इच्छा पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करते थे। इस तरह वह इच्छा उनके अंदर जुनून की हद तक पहुंच जाती थी। शोधकर्ताओं ने यह भी पाया कि जब जब इन लोगों के अंदर संतुलन या संतुलित आहार छोड़कर मनचाहे गरिष्ठ खान पान का सेवन करने की इच्छा जागी, तो इन्होंने संतुलित आहार से मिलने वाले इनाम की इच्छा पर ध्यान केंद्रित कर लिया। इस इच्छा के कारण ही आदत का फंदा सक्रिय बना रहा। इच्छा के विज्ञान को जानना कंपनियों के लिए क्रांतिकारी कदम साबित हुआ। हमारे जीवन में दर्जनों ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हम रोज करते हैं, लेकिन आमतौर पर वह क्रियाएं आदत में तब्दील नहीं हो पाती। जैसे हमें खाने में नमक की मात्रा पर नियंत्रण रखना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए, चर्बी युक्त गरिष्ठ आहार के बजाय अधिक से अधिक हरी सब्जियां खानी चाहिए। इसके अलावा हमें नियमित रूप से विटामिन्स लेने चाहिए और अपनी त्वचा को सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाना जरूर चाहिए। इन सभी तथ्य को इससे अधिक स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आमतौर पर यह हमारी आदत नहीं बन पाती। रोजाना सुबह चेहरे पर सनस्क्रीन लगाने से त्वचा के कैंसर की संभावना कम हो जाती है। इसके बावजूद अमेरिका में 10% से भी कम लोग ऐसे हैं जो रोजाना चेहरे पर सनस्क्रीन लगाते हैं, जबकि दांतों को हर रोज हर कोई साफ करता है। इन दोनों चीज़ों में इतना फर्क क्यों है? इसका कारण है कि सनस्क्रीन को रोज की आदत बनाने के लिए कोई इच्छा नहीं है। कुछ कंपनियां जरूर हैं जो इस स्थिति को बदलना चाहती हैं। इसके लिए ये कंपनियां कुछ ऐसा ढूंढ रही हैं जिससे सनस्क्रीन लगाने से चेहरे पर सिहरन का एहसास हो, या फिर ऐसा कुछ ना कुछ हो जिससे लोगों को यह महसूस हो सके कि उन्होंने सनस्क्रीन लगाया है। इन कंपनियों को उम्मीद है कि यह एहसास भी वैसे ही इशारे का निर्माण करेगा जैसा टूथपेस्ट में होता है। यह वही एहसास है जो ना मिलने पर लोगों को अपने दांत साफ नहीं लगते और जिससे उन्हें तुरंत याद आ जाता है कि उन्होंने आज दांत साफ किए हैं या नहीं। इन कंपनियों ने 100 से भी अधिक उत्पाद में इसी तरकीब का उपयोग किया है। ब्रांड मैनेजर सिनक्लेयर बताती हैं कि ऐसे उत्पादों में झाग का बनना एक बड़ा इनाम है। जैसे शैम्पू में झाग की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद हम शैम्पू में ऐसे रसायन मिलाते हैं जिनसे झाग बने, क्योंकि लोग जब बाल धोते हैं तब उन्हें झाग निकलने की उम्मीद होती है। कपड़े साफ करने के डिटर्जेंट की भी यही कहानी है। आजकल तो हर कंपनी टूथपेस्ट में सोडियम लोरेट सल्फेट भी मिलाने लगी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा झाग पैदा हो सके, जबकि झाग और सफाई का आपस में कोई संबंध नहीं है। पर टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते समय मुंह में झाग बनने से लोगों को अच्छा महसूस होता है। ग्राहक जब झाग की उम्मीद करने लगता है तो उस उत्पाद को इस्तेमाल की उसकी आदत विकसित होने लगती है। आदत इच्छा से बनती है, इसलिए इच्छा पैदा करने की तरकीब समझ में आने के बाद नई आदतों को विकसित करना आसान हो जाता है। यह बात 100 साल पहले जितनी सच थी आज भी उतनी ही सच है। संसार में करोड़ों लोग केवल सिहरन महसूस करने के लिए ही हर रोज अपने दांत साफ करते हैं।
हर सुबह करोड़ों लोग अपने जॉगिंग वाले जूते पहनकर जॉगिंग के लिए निकलते हैं, क्योंकि उनमें जॉगिंग से होने वाले संचार की इच्छा पैदा हो चुकी होती है। फिर जब वे घर लौटकर अपना रसोई या बेडरूम साफ करते हैं तो थोड़ा सा फेब्रिज भी छिड़क लेते हैं।